बम्बई की गलियों में जो कुछ हुआ वो शायद किस्मत का लिखा था। मनोहर जी महज एक जरिया थे। असली वजह तो अनुपमा और राही को एक बार फिर आमने सामने लाना था, चाहे हालात कैसे भी हों। 8 महीने की लंबी दूरी के बाद एक माँ को उसकी बेटी की एक झलक मिलती है, वो भी ऐसी जो उसकी आंखों में आंसू और दिल में उम्मीदें जगा देती है। अनुपमा की आंखों में राही के लिए प्यार और स्नेह साफ नजर आता है, लेकिन राही के दिल में अब अनुपमा के लिए जगह नहीं बची है। कोठारी परिवार ने उसके दिल में 8 महीनों तक जहर घोलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यही वजह है कि जब मां बेटी आमने सामने होती है तो राही का चेहरा कठोर हो जाता है। वह अनुपमा को देखकर कोई भाव नहीं जताती, उल्टा उसी पर भड़क उठती है। उधर चोल की गलियों में अनुपमा की एक पुरानी वीडियो वायरल हो जाती है, जिससे माहौल और भी तनावपूर्ण बन जाता है। चोल के लोग अचानक हिंसक हो उठते हैं और अनुपमा को बेइज्जत करके बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। वहीं दूसरी तरफ कोठारी हवेली में एक ऐसा मोड़ आता है जो पूरे परिवार को हिला देता है। इस खुलासे से पहले दृश्य बदलता है और हम देखते हैं कि भारती और जसप्रीत अनुपमा को बिस्किट का केक बनाते हुए देख रही हैं। अनुपमा के चेहरे पर एक अलहदा सी चमक होती है, जैसे उसे एक बार फिर से जीने का कोई मकसद मिल गया हो। भारती और जसप्रीत दोनों समझ जाती हैं कि यह केक किसी खास के लिए बनाया जा रहा है, शायद किसी अपने के जन्मदिन के लिए। इसी बीच अनुपमा को एक आवाज सुनाई देती है, मम्मा, और उसका हृदय भीतर तक कांप उठता है। वह आवाज उसकी बेटी राही की होती है, जो 8 महीने से उसने सिर्फ यादों में महसूस की थी। आंखों से बहते आंसुओं के साथ वह राही को गले लगाना चाहती है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि यह तो उसका एक भ्रम है। राही वहां है ही नहीं। लेकिन इस छोटी सी कल्पना ने अनुपमा को उस दिन थोड़ा चैन दे दिया। वह अब भी सदमे से उबर रही थी, लेकिन उसके मन में अब फिर से राही के प्यार की एक कोमल सी लौ जलने लगी थी। उसी क्षण वह कान्हा जी से प्रार्थना करती है, कान्हा जी, आज मेरी बेटी का जन्मदिन है, उसे खुश रखिए, उसकी जिंदगी में सदा उजाला बना रहे। इधर कोठारी परिवार में राही का जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा था। म्यूजिक, डेकोरेशन, मिठाइयाँ, हर कोने में खुशी नजर आ रही थी। लेकिन इन खुशियों के बीच एक चेहरा था जो अंदर से जल रहा था, माही का। वह राही और प्रेम को करीब आते देख असहज महसूस करती है। तभी वहां पहुंचती है ख्याति, जिसकी मौजूदगी पूरे माहौल को बदल देती है। वह ताली बजाते हुए व्यंग्य से कहती है, वाह, क्या जश्न मना रहे हो? मेरे बेटे की मौत का या मेरी बहू के उजड़े हुए जीवन का? प्रेम कहता है कि माँ, आज राही का जन्मदिन है, कोई बड़ा सेलिब्रेशन नहीं कर रहे थे। लेकिन ख्याति का गुस्सा थमने का नाम नहीं लेता। वह कहती है कि तुम सबको आर्यन की मौत की कोई परवाह नहीं। 8 महीने बीत गए और तुम सबने उसे भुला दिया। पराग शांत स्वर में समझाने की कोशिश करता है, ख्याति जी, दुख जीवन का हिस्सा है। हम सबको आर्यन की कमी महसूस होती है, लेकिन जिंदगी वही नहीं रुकती। हम भी चाहते हैं कि हमारे घर में फिर से खुशियां लौटें। लेकिन ख्याति का दिल नहीं मानता। वह उल्टा कहती है कि यह सब आनंद अनुपमा की वजह से हुआ, जिसने हमारे बेटे को हमसे छीन लिया। फिर वह राही को दोषी ठहराते हुए कहती है, तुम सब उसकी बेटी के लिए खुशियां मना रहे हो। क्या आर्यन की आत्मा को इससे शांति मिलेगी? गुस्से में वह सारा डेकोरेशन बिगाड़ देती है। पूरे परिवार के सामने उसकी नफरत, उसकी पीड़ा और राही के प्रति गहराती घृणा उजागर हो जाती है। पराग एक बार फिर कोशिश करता है उसे समझाने की, ख्याति जी, अनुपमा की गलती की सजा राही को क्यों? वह तो इस घर में थी, उसे कुछ नहीं पता था। इस बच्ची को उसके माँ के गुनाहों की सजा क्यों? लेकिन ख्याति उसकी एक नहीं सुनती। वह कहती है कि जब किसी परिवार में कोई मरता है तो कम से कम 1 साल तक कोई उत्सव नहीं मनाया जाता। लेकिन यहाँ तो सब जैसे आर्यन को भूल चुके हैं। इतना कहकर वह वहां से चली जाती है। तभी माही उसके पास आती है और दोनों के बीच एक और घातक संवाद होता है। ख्याति कहती है, देखा माही, कैसे सबने मेरे बेटे को भुला दिया। इस राही की वजह से ही सब खुश हैं। माही उसके दर्द को हवा देते हुए कहती है, नहीं माँ,
यह गलती प्रेम की नहीं बल्कि राही की है। उसने ही प्रेम को रिझाया, उसके मन में मोह डाला। इसी के साथ माही एक नई साजिश का बीज बो देती है। अब उसका उद्देश्य स्पष्ट है, राही को बदनाम करना, प्रेम से दूर करना और ख्याति की नफरत को और गहरा करना। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी थी जहां मां बेटी की दूरी सिर्फ समय से नहीं बल्कि दिलों में पल रहे जहर से भी बढ़ती जा रही थी। और इस जहर को फैलाने वाले लोग अब पूरे जोर से काम पर लग चुके थे। प्रेम को मजबूरी में यह सब करना पड़ा क्योंकि वह नहीं चाहता था कि राही को उसके जन्मदिन पर उदासी मिले या वह अकेली महसूस करे। लेकिन ख्याति के दिल में राही के लिए नफरत इस कदर भर चुकी थी कि वह फूट पड़ती है। वह कहती है कि राही को वह छोड़ने वाली नहीं है और काश कि वह भी अपनी मां अनुपमा की तरह 8 महीने पहले ही इस घर से चली जाती। यह शब्द सुनकर प्रेम और पराग एक दूसरे की ओर देखते हैं लेकिन चुप रहते हैं। इधर घर में आरती की तैयारियां होती हैं और राही प्रेम के साथ श्रीनाथ जी की आरती करती है। सभी सदस्य उसे जन्मदिन की बधाइयां देते हैं। पराग कहता है कि बीती रात वह राही को कोई उपहार नहीं दे सका, लेकिन आज उसके पास एक विशेष गिफ्ट है और उसके साथ एक घोषणा भी। वह राही से पूछता है कि क्या उसे वह डांस इंस्टीट्यूट याद है जिसके बारे में पहले बात हुई थी, जहां उसके एक परिचित पंडित मनोहर जी नृत्य सिखाते हैं। पराग कहता है कि वह चाहता है कि राही वहां जाकर अपनी कला को निखारे और अपने सपने पूरे करे। यह सुनकर राही और प्रेम की आंखों में एक अलग ही चमक आ जाती है। पराग साफ कहता है कि घर का काम तो चलता रहेगा, लेकिन राही को अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाना चाहिए। प्रेम भी यही बात दोहराता है कि सपनों को देखना और उन्हें पूरा करना दोनों जरूरी है। यह सुनकर ख्याति और माही के चेहरे पर नाराजगी साफ झलकती है। पराग उन्हें कहता है कि मुंबई जाने की तैयारी करो। राही पूछती है, मुंबई? तो पराग बताता है कि पंडित मनोहर जी वहीं रहते हैं। प्रेम भी मुस्कुराते हुए कहता है कि चिंता मत कर, हम दोनों साथ चलेंगे। यह बात माही को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वह मन ही मन सोचती है कि अगर राही को जाना है तो जाए, लेकिन प्रेम को उसके साथ क्यों जाना चाहिए। यही सोचते सोचते वह अंदर ही अंदर एक नई योजना बनाने लगती है। दूसरी ओर भारती अनुपमा के पास आती है और बताती है कि उसे एक नया काम मिला है। उसे पंडित मनोहर जी के घर खाना बनाना है। यह नाम सुनते ही अनुपमा के चेहरे का रंग बदल जाता है। उसे पुरानी बातें याद आने लगती हैं। वह भयावह दिन जब मनोहर जी ने उसके साथ बदतमीजी की थी। भारती कहती है कि वह समझती है कि अनुपमा अभी मानसिक और भावनात्मक रूप से संघर्ष कर रही है, लेकिन मुंबई में अगर जीना है तो काम तो करना ही पड़ेगा। वह भरोसा दिलाती है कि मनोहर जी इस बार वैसा कुछ नहीं करेंगे क्योंकि अब उनका व्यवहार महिलाओं के प्रति बहुत सम्मानजनक हो चुका है। जसप्रीत और भारती अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। अनुपमा अकेली सोचती रहती है और अंततः वह निर्णय लेती है कि वह काम के लिए जाएगी क्योंकि उसे भारती और जसप्रीत पर बोझ नहीं बनना है। वह जानती है कि पैसा कमाना अब उसकी मजबूरी है। तैयार होते वक्त उसके मन में फिर वही डर की लहर उठती है, लेकिन वह उसे झटककर खुद को संभालती है और बाहर निकल जाती है। जैसे ही अनुपमा बाहर निकलती है, उसे सरिता ताई और चोल की सारी औरतें घेर लेती हैं। उनके पास एक वीडियो होता है जिसमें दिखाया गया है कि अनुपमा एक आदमी के साथ बदतमीजी करती है। वीडियो में एक महिला भी होती है जो दावा करती है कि अनुपमा ने उसके पति पर डोरे डाले और इसीलिए उसने अनुपमा को घर से निकाल दिया। अनुपमा हक्का बक्का रह जाती है और कहती है कि यह सब झूठ है, बल्कि सच्चाई तो यह है कि उसी आदमी ने उसके साथ छेड़छाड़ की थी और जब वह इसका विरोध कर रही थी तभी यह झूठा वीडियो बनाया गया। लेकिन चोल वाले कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होते। सरिता ताई तंज कसते हुए कहती है कि चोर चोरी के बाद कभी नहीं मानता कि उसने चोरी की है। यही कारण है कि वे लोग अनुपमा को चोल से घसीटकर बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। कोई उसकी चूड़ियां तोड़ता है, कोई बाल पकड़ता है और कोई चप्पल से मारने की धमकी देता है। अनुपमा रोती है, चिल्लाती है, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं होती। जैसे तैसे वह खुद को छुड़ाकर भागती है और एक कोने में जाकर बैठ जाती है। उसका पूरा शरीर कांप रहा होता है। आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे होते हैं।
उसे समझ में नहीं आता कि वह किसके पास जाए, किससे मदद मांगे। वह सोचती है कि क्या यह शहर भी उतना ही बेरहम है जितनी उसकी किस्मत रही है। उधर राही और प्रेम मुंबई आने की तैयारी कर रहे हैं। राही के मन में नई उम्मीदें हैं, नए सपने हैं। वह नहीं जानती कि जिस शहर में वह अपने जीवन का नया अध्याय शुरू करने जा रही है, वहीं उसकी माँ इस समय सबसे बड़े अपमान और पीड़ा से गुजर रही है। कहानी यहीं एक गहरे मोड़ पर खत्म होती है। क्या राही को कभी पता चलेगा कि उसकी माँ की हालत क्या है? क्या अनुपमा और राही की राहें मुंबई में टकराएंगी या किस्मत उन्हें और दूर ले जाएगी? जवाब छिपा है आने वाले एपिसोड में।